बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं नदीम मलक, वॉइस ऑफ डस्का में आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, हालिया दिनों में कसूर में नन्ही मासूम बच्ची ज़ैनब जिस दरिंदगी का शिकार हुई, उस पर सारी पाकिस्तानी कौम शदीद कर्ब और गम व गुस्सा की कैफियत में है। सारा मुल्क सरापाए एहतजाज है कि जल्द अज जल्द इस जालिम दरिंदा सिफ्त को जो इंसानियत के नाम पर दब्बा है को गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए और ऐसे अनासर की बेखुनी की जाए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कसूर में ये कोई पहला वाक़या नहीं है और आए रोज सारे मुल्क से ऐसे वाक़यात की रिपोर्टिंग आती रहती है। नाजरीन, सवाल ये है कि वो कौन से अवामल व अनासर हैं जिस वजह से ऐसे वाक़यात आए रोज रूह पजीर होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए कौन सा बंद बांधना चाहिए। आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारफ करवा देता हूँ। हमारी पहली मेहमान शख्सियत हैं मरूफ समाजी और इल्मी शख्सियत, बहुत सारी किताबों की मुसन्फ़ा, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डस्का में बहसियत उस्ताद उनका एक मजबूत हवाला, सांझी माँ के नाम से आजकल बेसहारा दुखी माओं की खिदमत कर रही हैं मोहतरमा मिसिस मुमताज चट्ठा साहब। हमारी दूसरी मेहमान शख्सियत हैं मरूफ समाजी रहनुमा, साबका सदर डस्का बार, साबका जनरल सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन, अदारा खिदमत खल्क के सरप्रस्त जनाब मोहतरम मोहम्मद अनवर मुगल एडवोकेट साहब। हमारी तीसरी मेहमान शख्सियत एक उस्ताद हैं, मार्टसोरी ट्रेनर हैं, जनाब मोहतरम उस्मान नाज साहब। हमारी चौथी मेहमान शख्सियत हैं मकामी बैंकार हैं, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करेंगे, जनाब मोहतरम नासर अलवी साहब। सबसे पहले मैडम चट्ठा की तरफ आते हैं। जी मैडम, फरमाइएगा, ज़ैनब केस जैसे वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, इसकी बुनियादी रीज़न क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी रीज़न तो दीन से दूरी है। अगर हर इंसान कुरान पाक का मुतालिया करे और कुरान पाक की दी हुई हदायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पैरवी करके अपनी ज़िंदगी को गुजारे तो ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं हो सकते। ऐसे इंसानियत सोज वाक़यात मैं तो उन्हें इंसान कहना भी पसंद नहीं करूँगी, इसलिए कि छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, ये सिर्फ कसूर का वाक़या पहला वाक़या नहीं है, बल्कि थ्रू पाकिस्तान ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। कसूर में इसलिए ये इतना इसको लिया जा रहा है कि 12 वाक़यात 2015 से लेके 2017 के आखिर तक ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं और ये दरिंदगी की मैं समझती हूँ बदतरीन मिसाल है। हर माँ, हर बाप दुखी है कि वो अपनी मासूम बच्चियों की हिफाजत कैसे करे। क्या उन्हें अदारों में भेजना बंद कर दे? क्या उन्हें गली कूचों में खेलने से बंद कर दे? क्या हम झोलियों के साथ बाहर निकलने से उन्हें घर के अंदर मुक़य्यद कर दे? फिर वो ऐसी बच्चियां जो है महफूज रह सकती हैं? तो इन दरिंदों को, वो हमारा पुराना 1807 का कानून अभी तक चला आ रहा है। मुझे समझ नहीं आती सूबाई असम्बलियां और कानून साज असम्बलियों के मोहतरम अरकान क्यों इस कानून में तब्दीली नहीं करते। एक दफा ऐसी कड़ी और संगीन सजा अगर किसी को मिल जाए तो मेरा ख्याल है दोबारा फिर कोई भी मुल्ज़म जो है या कोई भी ऐसा दरिंदा जो है वो ऐसा काम करने से पहले 1000 दफा सोचे। जी अनवर मुगल साहब, फरमाइएगा सर, कानून ऐसे दरिंदों को क्या सजा सुनाता है और इन सजाओं पर अमल पैरा भी हुआ जाता है क्या, और लोग कानून का दरवाजा खटखटाते हैं ऐसे केसेस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ मैडम ने फरमाया है वो बड़ी अहम बात है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं और इसी वजह से ये इस तरह के वाक़यात जो है ना रूनुमा हो रहे हैं। जहाँ तक कानून का ताल्लुक है, इसमें कानून शवाहद के ऊपर चलता है और कानून में वक़्त गुजरने के साथ साथ तब्दीली नागुज़ीर हो रही है, क्योंकि ये जब कानून बना था तब और हालात थे और आज और हालात हैं। मुझे याद आ रहा है कि 1996 में
टेक्सास की रियासत जो है ना अमेरिका की, उसमें एक इस तरह का वाकया हुआ था। अंबर नाम की लड़की थी, 9 साल की उम्र थी उसकी। वो अपनी माँ के साथ आई, लेकिन वो साइकिल चला रही थी तो उसकी माँ फोन करने चली गई। इस दौरान में वो बेचारी अगवा। वो लड़की जो है उसको बाजियाब कराने के लिए बड़ी कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो उसकी लाश जो है नाले में पड़ी मिली। लेकिन जो तफ्तीशकार था उसका तफ्तीशी, वो इतना परेशान हुआ है उस बच्ची की लाश को देखकर कि वो 1 हफ्ता तक सो ना सका। और उसने फिर सोचा कि ये इस मुल्क में कोई तब्दीली आनी चाहिए, और उसने एक तख्लीक किया, एक अलर्ट, और उस अलर्ट का नाम रखा गया अंबर अलर्ट। उसमें यह किया गया कि उसने कहा कि ये 3 चीजें जो है ना, वो इसमें पुलिस, मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर अगर काम करें तो ये इस तरह के वाकयात से बचा जा सकता है, और अगर खुदा न खास्ता को वकूआ हो जाए तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो ये इतनी शानदार इसने स्कीम बनाई कि 2002 में जो अमेरिका के सदर थे उन्होंने उसको पूरे अमेरिका में लागू कर दिया। पहले ये टेक्सास में हुआ, फिर 3 और रियासतों ने उसको साथ शामिल हुए, और 2002 में पूरे अमेरिका में। और आज ये 14 मुल्कों में नहीं, 30 मुल्कों के में ये राइज हो चुका है। होता क्या है कि जब ये वकूआ होता है इस तरह का कोई, तो उसको पुलिस फौरी तौर पे आ जाती है, उसको ट्रेस करती है, उसके जो बुनियादी अज्जा इकट्ठे करके तो अपलोड कर देते हैं मीडिया और सोशल मीडिया, और उसमें फिर ये और पुलिस, और फिर इसमें ये होता है कि पूरे मुल्क में हंगामी तौर पे वो अलर्ट हो जाते हैं कि हर सड़क के ऊपर, हर ट्रेन के ऊपर, हर एयरपोर्ट्स पे ऊपर, हर जगह के ऊपर ये जो है ना ये मालूमात दी जाती हैं, और बहुत जल्द वो जो है ना वो पकड़े जाते हैं जो मुलज़म होते हैं। अव्वल तो उसका फ़ायदा पहला ये हुआ है कि ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होने बंद हो गए हैं, और या बहुत कम हो गए, और जो हुए हैं वो ट्रेस हो जाते हैं। तो ये जो बहुत वक्त गुजर जाता है, जिस तरह ये ज़ैनब के मसले में हो रहा है, ये आई डाउट वेरी मच कि ये ट्रेस होता भी है या नहीं होता। बहरहाल हमें भी चाहिए कि हम ज़ैनब अलर्ट के नाम के ऊपर पाकिस्तान में ये कानून बनाएं और इसके ऊपर अमल दरामद हो, ताकि इस तरह के जो जराइम हैं वो ना हो सके। कल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सिफारिश कर दी गई है, अंबर अलर्ट जो केस। अच्छा उस्मान नाज साहब, आपकी तरफ आते हैं सर। बस ये तो उस्ताद, आप ज़ैनब केस जैसे वाक़यात के हवाले से क्या मुआशरे को पैगाम देंगे, कैसे गाइड करेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम पूरे मुआशरे की मिसाल लें तो एक फैमिली एक पूरे मुआशरे की इकाई है। हमें काम करना पड़ेगा कि हमारी जो मुआशरे की इकाई है हम वहाँ पे क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और अगर घर की इकाई को देखा जाए उसमें बुनियादी हैसियत एक माँ की है। माँ सिर्फ एक बेटी की नहीं, एक पूरे खानदान को एजुकेट कर रही है। इसीलिए नेपोलियन हिल्स ने कहा था कि मुझे पढ़ी लिखी बेहतरीन माएँ दे दें, मैं आपको बेहतरीन मुआशरा दे दूंगा। हमें 2 चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को देख रही है या सर्कल ऑफ कंसर्न को देख रही है। बड़ी मासरत के साथ हमारा पूरा जोर जो है सर्कल ऑफ कंसर्न पे है। हमें अपने फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर। एक घर के अंदर माँ अपनी फैमिली को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। तालीमी अदारों में हमें ये करना पड़ेगा कि हम अपने पेरेंट्स को एजुकेट करें। हमारी दादी नानियाँ हमारी बुनियादी एजुकेशन का सोर्स थी। वो बताती थी बेटियों को, बेटों को कि मुआशरे के अंदर आपने अपने किरदार की, अपने सोसाइटी के अंदर किस तरह से सिक्योर होके चलना है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। अब वहां पे जैसे ही कुछ गैप्स आए हैं, इस गैप्स को पूरा करने के लिए हमारे टीचर्स को किरदार अदा करना पड़ेगा। उनको अपने बच्चों के पेरेंट्स के क्लोज आना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको वही चीजें दोबारा से करने की जरूरत है। अगर हम तालीमी अदारों के अंदर सेक्स एजुकेशन पे आए तो हमें वहां पे देखना पड़ेगा कि अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आपकी फैमिली, मदर और फादर के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। और इस
घुटन ज़दा जो मुआशरा है हमारा, उसके अंदर तलीमी अदारे ये किरदार सिर्फ तब कर सकते हैं जब सोसाइटी में पेरेंट्स टीचर्स के साथ खड़े हों। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने पेरेंट्स को अवेयर करें, पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चों को एजुकेट करें, ताकि बच्चे मुआशरे के अंदर सिक्योर होके चलें और ऐसे वाक़यात को कम से कम किया जा सके। जी नासिर अली साहब, सर फरमाइएगा, आप सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो जिनसी दरिंदगी का शिकार होते हैं वो मुस्तरद होने के खौफ से अपने घर वालों को बताते नहीं, और घर वाले बेइज्जती के डर से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट करने से भी डरते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं नजीम साहब आपका और वाइस ऑफ डिस्का की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज इन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जो डिस्का के मैं समझता हूँ कि डिस्का की पहचान है उनके साथ बैठ के बात करने का मौका दिया। दूसरा हमने जो सवाल किया वो ये एक अलमिया है कि हम अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो पहले नंबर पे जो उस्मान साहब ने बात किया ना कि बच्चों को हमने एजुकेट ही नहीं किया कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा होता है ना, क्योंकि जिस मुआशरे में रह रहे हैं बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि बेटा आपके साथ अगर कोई इस तरह का हो जाए, आपको कोई इस तरह आपकी बाजी को टच करता है, आपको कोई जिस तरह ये हमारे बच्चे टॉफ़ी के लालच में और छोटी छोटी चीज़ों के लालच में उन दरिंदों के भेंट चढ़ जाते हैं कि बेटा नहीं किसी से चीज़ देनी। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, कल मेरा बेटा हॉस्पिटल एडमिट था तो सामने वाले बेड में मैं नमाज के लिए गया, सामने वाले बेड पे जो लोग थे ना वो मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे को हम ऑफर कर रहे थे टॉफ़ी लेकिन इसने नहीं ली। तो हमें पहले तो फील हो, लेकिन हमें अच्छा लगा है कि जो मुआशरे में इस वक्त जो चल रहा है उसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक किया इसने, हमें फील जरूर हुआ है, लेकिन हम अननोन है, इन्होंने हमसे चीज़ नहीं ली, हमें अच्छा लगा है। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि बेटा आपके साथ अगर कुछ होता है तो आगे फौरी घर बताएं, ठीक है ना। और फिर हमें ये जो है ना, हमने जो खुद साख्ता है, बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा, उससे आगे निकल के हमें रिपोर्ट करना चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताना चाहिए, और बल्कि अकेले नहीं, साथ दूसरे लोगों को लेके जाके बताना चाहिए ताकि बाकी लोग जो है ना वो कॉन्शियस हो जाएं। और जहाँ तक ये कसूर वाले वाक़यात का है तल्लुक़, इसने दस्का वालों के जख्म एक बार फिर हरे कर दिए हैं। आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले इस तरह के 3-4 इंसिडेंट यहाँ भी हुए, हमने भी फेस किए, यहाँ भी उसी तरह के मुजाहरे हुए और गिराव जलाव वाला भी मामला हुआ। फिर खैर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने थोड़ा मुजाहरा किया चुस्ती का और वो बंदा कैफे किरदार को पहुँचाया। तो आज डस्का वाले भी उस गम में बराबर के शरीक हैं। और मैं बात को ख़त्म करते हुए ये कहूँगा कि बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है, हमारी जो कदरें हैं, हमारे जो मामलात हैं, वो काफ़ी हम दूसरों की अंदर तकलीद कर रहे हैं, अपनी कदरें छोड़ रहे हैं, जो दीन की हैं, जो हमारे मुआशरे की हैं, जो हमारे लोकल जो हमारी कदरें हैं उनको पमाल करते जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ वालिदैन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो ये ना कहा करें किसी भी मामले में कि रहने दे बच्ची है, छोटा जिक्र है, कोई बात नहीं, पंजाबी में कोई गाल नहीं, बच्ची है से, ठीक है ना, वो बच्ची है, उसको हम चुस्त लिबास पहना रहे हैं। जो हमारा मुआशरा, हमारे जो मामलात हैं, हमारा जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो हमें वो इजाज़त नहीं देती, ठीक है ना। और फिर बच्चे स्कूल आते जाते सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई नहीं, बच्ची जो है चुस्त लिबास रहने दे, बच्ची जो है। फिर हमारे स्कूलों में बड़ी बात के साथ उस्मान साहब कि हमारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को डांस और ये वो सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, और जब कोई इतराज़ करता है तो माँ ही उठ के कह देती है या बाप कह देता है कोई गल नहीं, बच्ची जो है, ठीक है ना। हमें ये चीज़ ख़त्म करना होगी। जी मिसेस मुमताज़ शेठा साहब फरमाइएगा, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आपके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, वालिदैन और असातिज़ा कैसा तर्ज़ अमल अपनाएं? देखिए, वालिदैन माँ ख़ुसूसन, बाप ये सारा कुछ नहीं कर सकता, माँ ख़ुसूसन छोटे बच्चों की सहेली बने और इतनी उनके साथ दोस्ती करे कि बाहर जो कुछ भी बच्ची के साथ हो वो माँ के साथ आके शेयर करे। हमारे वक्तों में माएँ शाम को हमें साथ लिटा के हमें कहानियां सुनाया करती थी और उन कहानियों में एक सबक होता था, ठीक है। आजकल हमारी माओं के पास या तो वक्त नहीं रहा, या फिर हमने ये कर दिया कि जी टीवी के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, सारे इकट्ठे बैठ के देख लेते हैं, यही हमारे लिए काफी है। ऐसा नामुमकिनात में से है, इसलिए कि
हर बच्चा जो है वो जो एक स्टोरी चल रही है टीवी के ऊपर उससे अपनी मर्जी का वहां से वो सबक हासिल करता है। लेकिन जब माँ बेटी को समझाती है कि बेटा नहीं इसका ये मकसद था, इससे ये कुछ अखज़ किया जा सकता है, तो बेटी ज्यादा आसान तरीके से अपने जहन में वो चीज बिठाती है और उस पर अमल भी करती है। सो माँ और बेटी को दोस्ती के रूप में आना चाहिए। जब तक वो दोस्त नहीं दोनों बनेंगे तब तक ये जो एक सारे मामलात हैं ये चलते रहेंगे। जी अनवर मुगल साहब, सर देखने में आया है बहसीयत कानूनदान, ये सवाल मैं आपके आगे रख रहा हूँ, देखने में आया कि संगीन से संगीन जुर्म करने के बाद अगर मुजरम पकड़ा जाए तो मामूली फीस की खातर बाज़ वकला उसे डिफेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि इस तरह के जराइम में मुलव्वस मुजरमान के लिए कोई वकील खड़ा ही ना हो? इसमें मैं अर्ज करूंगा कि मुजरम तो नहीं कहना चाहिए, मुलजम कहना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो रियल कल्प्रेट हो, इनोसेंट भी हो सकता है, साजिश भी हो सकती है। बड़े बड़े लोग देखा है कि ऐसे ऐसे जुल्म करते हैं केस जो है ना किसी के ऊपर बनाने के लिए, डालने के लिए, अपने मुखालफ के ऊपर, कि अपनी बच्चियों तक को खुदा न खास्ता मुलव्वस कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस मुबारक है कि अगर 100 गुनाहगारों को छोड़ा जा सके, छोड़ना पड़े तो कोई अर्ज नहीं है, किसी एक इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इस असूल के ऊपर जो है ना इसको परखना चाहिए, देखना चाहिए। और हर केस जो है ना वो इस तरह नहीं होता। और फिर एक और भी चीज़ है कि जो वकील है ना वो भी इंसान है, वो भी बाप है, वो भी भाई है किसी के, तो वो अंधाधुंध नहीं लेते सारे केस इस तरह। वो देखते हैं, सुनते हैं। मेरे उस्ताद थे ये सियालकोट में, तो उन्होंने वो ये कहते थे कि जब उनके पास मर्डर केस आता था उसकी सारी हिस्ट्री सुनते थे कि भाई हुआ क्या है। और जब कोई मामूली बात के ऊपर कत्ल करते वो कहते मैं नहीं लेता। ये उनका एक अंदाज था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उनसे सीखा है कि हम पहले ये ना वो जान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी तह तक पहुंचे। तो जो केस अगर बुनियादी तौर पे गलत है तो फिर वो तो कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो सच्चा केस हो और उसमें नजर आ रहा हो कि ये जो है ना कल्प्रेट है, रियल कल्प्रेट है, तो मेरे ख्याल में उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है। उस्मान नाज साहब, सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये उस्ताद। सर मेरा बीइंग टीचर मैसेज स्पेसिफिकली होगा पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या मेमोराइज कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि क्या उनके बच्चों के अंदर वो जिंदगी की बुनियादी स्किल्स पैदा हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी असूलों के मुताबिक देखते हुए उनकी ज़ात के अंदर वो बुनियादी स्किल्स पैदा कर दें, जैसा कि अभी जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लिस्ट आउट किया है कि 34 बेसिक स्किल्स हैं। अगर बच्चों की ज़ात के अंदर हम वो बुनियादी स्किल्स पैदा कर सकें, उसमें कामयाब हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे मुआशरे के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। माएँ बच्चों के ज़्यादा करीब आ सकती हैं, बजाय इसके कि कोई बच्चा है। अब एक एग्जांपल है कि बच्चा है, उसके साथ कुछ ऐसा वाकया होता है, तो माँ के पास तो 2 वाकयात है ना, या एक टीवी के पे ऊपर बच्चा देख रहा है, हमारी बेटी बेटा देखता है छोटा, वो क्या सवाल करेगा, माँ ये ज़ैनब का क्या सीन है, ये क्या मामला है, टीवी पे क्यों इसका नाम लिया जा रहा है। माँ के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो से करो बेटा बेशर्मी की बात है, चुप कर जाओ, तुम अभी छोटे हो, बड़े होगे तो फिर बताऊंगी। तो या तो फिर दूसरा हाल ये है कि उसको मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उसको बताया जाए बेटा कि इस तरह से और ऐसे वाकयात में इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ताकि वो बच्चा अपने आप को ज्यादा महफूज और ज्यादा सिक्योर लेके जो है वो माशरे के अंदर बढ़ सके। माँ और उस्ताद या माशरे के किसी भी बच्चे के साथ आप हर वक्त अटैच नहीं रह सकते। आपको उसकी तरबियत ऐसे करनी है कि वो इनफरादी तौर पे अपनी हिफाजत खुद कर सके। टीचर्स को स्कूल्स के अंदर हमें ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को नफ्सियाती साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत दी जाए, ताकि मामूली वाकयात के अंदर वो अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। नासिर अलवी साहब, सर फरमाइएगा कि मीडिया किस हद तक जिम्मेदार है ऐसे वाकयात के हवाले से? मीडिया के ऊपर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है मुआशरे की इस्लाह के हवाले से, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मीडिया अपनी जिम्मेदारी कमा को अदा नहीं कर पा रहा।
اور بجائے اصلاح کرنے کے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم زیادہ ایڈوانس دکھائیں، بچوں کو، بڑوں کو، خواتین کو، مردوں کو ایڈوانس دکھائیں، ان کی ڈریسنگ، ان کے معاملات ایڈوانس، ٹھیک ہے نا. اصلاح والا معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور ایون پیرنٹ کو یا بڑے لوگوں کو بلا کے والدین کو بچوں کے حوالے سے کچھ ایسی ٹپس دی جائیں، وہ بھی چیز نہیں نظر آ رہی. اور تیسرا جو ہے نا، وہ ہمارے جو اقدار کے، ہمارے جو دین کے بالکل انگیز چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، وہ معاشرے میں پروگرام دکھائے جا رہے ہیں. انور مغل صاحب اور باجی کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہاں پہ تلاوت کلام پاک سے ٹی وی پہ PTV کا آغاز ہوتا تھا اور فرمان الہی پہ اختتام ہوتا تھا، درمیان میں اس طرح ہی پروگرام چلتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ چیزیں ساری ختم ہو گئی. ہماری اب دوڑ لگی، پہلے کون بریک کرتا ہے نیوز کو، بریک تو کر رہے ہو آپ، لیکن ساتھ اپنی قدریں اور اپنے ملک کی جو ہے بنیادیں ہیں ان کو بھی آپ بریک کرتے جا رہے ہو، اور پاکستان کو آپ پوری دنیا میں ننگا کر کے دکھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا. باہر میں رہ کے آئے ہوں 4 سال یورپ میں، وہاں سب سے بڑی جو خبر انہوں نے بریک کی تھی نا 4 سال جو میں نے دیکھا ہے، پاکستان نے جب اٹامک جو کیا تھا نا تجربہ، وہ انہوں نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ چلایا. یہاں پہ 2 موٹر سائیکل ٹکرا گئی، بریکنگ نیوز چل گئی. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بریکنگ نیوز آپ بنا دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا معاشرے میں یہ بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. اور دوسرا جو میڈیا نا، اس کو اپنے جو محدود کرنا ہوگا اپنے یہ چیزوں کو، کہ یہ جو چیزیں ہیں نا جو ملک کے باہر دکھائی جا رہی ہیں ان کو پازیٹیو طریقے سے دکھاؤ، پاکستان کی امیج باہر اچھا دکھاؤ. اب زینب کا واقعہ ہوا، قصور والوں کو ضرور فون آ رہے ہوں گے، ہمیں بھی آئے ہیں. دسکا میں واقعہ میں فزیکلی کہتا ہوں کہ مجھے 3 سے 4 فون آئے یورپ سے اور دوسری جگہ سے کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو اپنے، ہم نے یہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں فلاں چینل پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں چینل پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر میں بچوں کے ساتھ اس طرح ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لوگ تو دیکھ کے چلو ہمیں کہہ دیں گے، لیکن باہر والے آپ کا کیا لیں گے ایمیج؟ وہ آپ کو انسیکیور ملک کنسیڈر کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کے لیے وہ یہاں کاروبار کرنے کو تیار نہیں، یہاں کچھ لینے دینے کو تیار نہیں. اس لیے بہت بڑی ذمہ داری میڈیا پہ عائد ہوتی ہے. میڈم فرمائیے گا، ہمارے معاشرتی رویے کس حد تک ذمہ دار ہیں اور معاشرے کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، معاشرہ ایک اکائی ہے، سب مل کے، سارے افراد مل کے معاشرے کو بناتے ہیں. اگر ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے، اسی زینب کے واقعہ کو لے لیں آپ. ہمارے ہاں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو وہ جو ملزم ہے وہ زمین کی پاتال میں چلا گیا یا آسمان کی فضاؤں میں معلق ہو کے رہ گیا ہے؟ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ ہمارے جو صاحب اقتدار طبقہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اور مجھے یہ کہنے میں بات نہیں کہ ملزم بھی بااثر ہے اور کچھ نادیدہ قوتیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ معاشرتی لحاظ سے پولیس ایکٹیو ہو جائے، باقی تمام طاقتیں ایکٹیو ہو جائیں اور وہ انہی گلیوں کے درمیان، انہی بھول بھلیوں کے درمیان وہ ملزم پکڑا نہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو ہم سب جب تک ہم مل کے، والدین، اساتذہ، معاشرے کے دیگر افراد جو بھی اس کے لواحقین ہیں اور دیگر جو ادارے ہیں، جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے کہ اتنی بڑی برائی کو وہ روک سکے. ٹھیک ہے، والدین اپنا کردار ادا کریں، اساتذہ اپنا کردار ادا کریں، وکلاء صاحبان اپنا کردار ادا کریں، عدلیہ اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے، جو ہماری اسمبلیاں ہیں وہ قانون سازی اس ڈھنگ سے کریں کہ ایسی کوئی عبرتناک سزا ایک دفعہ کسی کو مل جائے کہ دوبارہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہوگا، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی آسمانی قوت آئے گی جو اس معاشرے کو ٹھیک کر دے گی. معاشرتی رویوں کو ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے. قوت برداشت ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے. ہم کسی کو کوئی بات کہنے سے پہلے سوچیں کہ اچھا یہ برا تو نہیں منائے گا. حالانکہ ہمارے وقتوں میں صرف گھر کا بزرگ نہیں بلکہ معاشرے کا بزرگ بھی غلط کام دیکھ کے اس کو ٹوکتا تھا اور والدین شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے اچھا کیا، اس بچے کو اس برائی سے روک لیا. ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اسلامی معاشرت تو بالکل ہی ختم ہے ہمارے ہاں.
हम कब्बा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हम मगरबी रवैये को अपनाते अपनाते हमने अपने जो जाती इस्लामी रवैये हैं वो भी खत्म हो गए हैं। जब तक इंसानियत तब पैदा होगी किसी इंसान में जब तक वो दीन के पहलुओं को अमल नहीं करेगा। जी अनवर मुगल साहब, सर फरमाइएगा, आपके ख्याल में वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत और तरबियत के लिए क्या? मेरे ख्याल में कि मेरे साथ जो शरीक हैं गुफ्तगू, उन्होंने इस बात पे काफ़ी गुफ्तगू की है कि असातिज़ा जो है वो अपना रोल अदा करें, पेरेंट्स अपना रोल अदा करें, सोसाइटी अपना रोल अदा करे। लेकिन इससे बढ़कर एक बात जो है ना वो जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि हुकूमत वक्त जो है उसको भी तो एक रोल प्ले करना है। वो माई बाप होती है सारी कौम की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब एक पप्पू जो है ना उस बच्चे के साथ ज्यादती हुई थी तो उसके कातलों को सरेआम यानी मार रोड के ऊपर एक तरहत के साथ लटका कर उनको फांसी दी गई और हुक्म ये था कि जब तक सूरज गरूब नहीं हो जाता इनकी लाशें नहीं उतारनी वहां। तो इससे इतना खौफ पैदा हो गया कि जो गलत नासर थे उन्होंने कई महीने गुजर गए कि कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम जो है ना ये बुनियादी तौर पर डेटरेंट पनिशमेंट्स जो है ना वो तजवीज करता है। इस तरह की सजाएं जिसके जब वो दी जाए, और उन्होंने साथ ये कहा कि एक जम्मे गफीर मौजूद हो, उसमें ये भी हदायत है, हदीस में आता है कि जब वो देखेंगे मसलन ये है कि डस्के में अगर कोई जुर्म होता है इस किस्म का तो हम ऐलान कर देंगे कि ये फलां शख्स को फांसी दी जाएगी स्टेडियम में, 10 बजे फांसी होगी। 2-4 लाख लोग जब जाकर उसको अपनी आंखों से देखेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से अपने उन कदमों पे चलते हुए अपने घरों को पहुंचेंगे। इतनी वो नसीहत होगी हर एक को, करने वाले को ना करने वाले को उससे भी ज्यादा होगी, और सारे चुकन्ने हो जाए। और फिर हमारे पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस थे पहले वो अंग्रेज थे, ये ईसाई थे, कार्निलियस, जस्टिस कार्निलियस। ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई और जूरिस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो ना टॉपिक ये था कि कैसे दुनिया में जो है ना जराइम की तादाद बढ़ रही है, इसको कैसे कम किया जाए, चेक कैसे किया। सब ने अपनी अपनी बात की, और वो बंदा जो जस्टिस कार्नेली वो ईसाई थे और इस बतौर ईसाई ही फौत हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप दुनिया में जराइम को कम करना चाहते हैं तो इस्लामिक पनिशमेंट जो है उनको नाफिज करें। एक ईसाई ने जुर्रत की, उनका यह इसके जिंदा मिसाल जो है ना वो मैं आपको सऊदी अरब की देता हूँ कि जहाँ जराइम तो है लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि ये नसीहत अमोज सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक मामला जो है ना वो ठीक नहीं होंगे। और जहाँ तक असातिज़ा का तल्लुक है, उस्मान साहब ने ये बताया, ये वाकई वो बड़ा अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, लेकिन पहले उनकी अपनी ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए कि वो ट्रेनिंग हासिल करें। कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जहाँ से उनको बताया जाए कि ये आपने इस तरह से बच्चों को साइकोलॉजिकली, फिजिकली और इनको वर्बली आपने किस तरह से बताना है और समझाना है सारे, तो तब ये बात जो है ना वो बनेगी। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमान शख्सियात का, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त वॉइस ऑफ डस्का के लिए निकाला। जी नाजरीन, जहाँ पर हुकूमत वक्त का फ़र्ज बनता है कि लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, वहीं वालिदैन को भी चाहिए कि आज के माहौल में अपने बच्चों की तरबियत और हिफाजत ऐसे अंदाज में करें कि वो मुआशरे के दरिंदा सिफ्त लोगों से महफूज रह सके। इसके अलावा हमारे असातिज़ा को आगे आना होगा, महराबो मिंबर को अपने फ़राइज़ अदा करना होंगे, और सबसे बढ़कर मीडिया को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लोगों को एजुकेट करना होगा, मनफी और फुहश प्रोग्रामों के आगे बांधना होगा, खुद को अपने बच्चों को दीन के करीब करना होगा ताकि हमारा घर और मुआशरा सलामती वाला बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे और वॉइस ऑफ डस्का की सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।